सुनिएगा, हार्ट पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। कुछ पॉइंट्स में जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें जो लोग नहीं आए थे उनका भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा स्पीड में देखेंगे और कुछ पॉइंट्स को हम थोड़ा जल्दी जल्दी कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमको पढ़ना वैसे पूरा हार्ट है, ठीक। तो आप ध्यान से सुनिएगा बातों को। देखिए, ह्यूमन हार्ट के बारे में हमने सब पढ़ा था, लोकेशन वो सारी चीजें हमने देखी हुई थी, ठीक। बट एक बार फिर से देखते हैं। हमने बोला था कि हार्ट जो होता है वो हॉलो मस्क्यूलर पंपिंग ऑर्गन होता है। कैसे? हॉलो मस्क्यूलर पंपिंग ऑर्गन। हॉलो इसलिए क्योंकि वो अंदर से खाली है, चेम्बर्स है उसके अंदर में, ठीक है। मस्क्यूलर इसलिए क्योंकि इट इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ मसल्स, ठीक है। उसमें कोई कार्टिलेज नहीं है, उसके अंदर में कोई बोन्स नहीं है, ठीक है। तो इट इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ मसल्स, ठीक है। और पंपिंग ऑर्गन, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उसका बड़ा सिंपल सा काम है कि ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर में पंप करना। क्लियर है बात? आगे देखते हैं। ओरिजिन की हम बात करेंगे तो हम बोलते हैं कि हार्ट क्या होता है? मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। ओरिजिन के बारे में मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। हमने एक बार पढ़ा था कि ये हैप्लॉइड मेल गैमेट होता है, हैप्लॉइड फीमेल गैमेट होता है, दोनों के फ्यूजन से डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। जाइगोट हमारी बॉडी का क्या है? फर्स्ट सेल है, ठीक है। बट अब हम इतने बड़े हो चुके हैं तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में एक सेल तो होगा नहीं, तो हमारी बॉडी में देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। बट शुरुआत में जो सेल था वो तो एक ही था, ठीक है। फिर बेटा जी इस सेल का कॉपी बना तो 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और 32 से फिर 64, ठीक है। तो अराउंड 32 और 64 के आसपास में ये जो बंच होता है इसको हम नाम देते हैं अर्ली एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? अर्ली एम्ब्रियो। ध्यान से समझिएगा बात, इसको क्या बोलते हैं? अर्ली एम्ब्रियो, ठीक है। अर्ली एम्ब्रियो में मैंने आपको बोला कि 32 से लेके 64 सेल्स के आसपास में है, ठीक है। आगे आपको एक चैप्टर आएगा, आप रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आप इवन उसकी स्टेजेस भी पढ़ेंगे, ठीक है। कि 16 से लेके 32 स्टेज पे उसको मोरुला बोलते हैं, उसके बाद में उसको ब्लास्ट्यूला बोलते हैं, फिर उसके बाद में उसको गैस्ट्रोला बोलते हैं, ठीक है। गैस्ट्रोला जब बन जाएगा हम अभी के लिए बोलते हैं कि 64 सेल्स के आसपास में, ठीक है। अभी तक जो 64 सेल्स है सारे के सारे आइडेंटिकल है। कैसे है? सारे के सारे आइडेंटिकल है। और मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूं कि ये ऐसे सेल्स हैं कि इनमें से हर एक सेल में एक पूरा ह्यूमन बॉडी बनाने की एबिलिटी है। और ऐसे ही सेल्स को हम क्या बोलते हैं? स्टेम सेल, ठीक है। तो हमने 2 टाइप के स्टेम सेल्स पढ़े थे, एक टोटिपोटेंट और एक प्लुरिपोटेंट। तो ह्यूमंस में टोटिपोटेंट स्टेम सेल यहाँ तक प्रेजेंट है, ठीक है। इस स्टेज के बाद में ये होगा कि ये 64 में से कुछ सेल जो है ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे, मतलब स्पेशलाइज हो जाएंगे, अपने शेप में, अपने स्ट्रक्चर में, अपने कैरेक्टर्स में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और ये बनेंगे एंडोडर्म। इन कुछ सेल्स को क्या बोला जाएगा? एंडोडर्म, ठीक है। फिर कुछ और सेल्स स्पेशलाइज होंगे, उसको नाम देंगे एक्टोडर्म, ठीक है। और फिर कुछ और सेल्स जो है वो स्पेशलाइज होंगे, उसको बोलेंगे मीजोडर्म। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो ऐसे 3 टाइप के टिश्यूज बन जाएंगे, 3 टाइप के सेल्स बन जाएंगे। सबसे पहली बार जो सेल्स बने वो 3 टाइप के, कौन से? एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। यहाँ तक क्लियर है? अब यही एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को बनाएंगे, ठीक है। जैसे पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टोडर्मल सेल्स बनाएंगे आपके, ठीक है। और हम जो पढ़ रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये कौन बनाता है बेटा? मीजोडर्म। तो अब ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि हार्ट कैसा होता है? मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गन्स और जितने भी स्ट्रक्चर्स आप आगे चल के पढ़ोगे सबका ओरिजिन आपको दिया हुआ है, और खासतौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है कभी। क्लियर है मेरी बात? तो हार्ट का ओरिजिन क्या है? मीजोडर्मल है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई फिर आपको? इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं। ओरिजिन के बाद में फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। हार्ट, हमने ये उस दिन भी पढ़ा था कि इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स, ठीक है। हार्ट इज मेड अप ऑफ मसल्स, ये बात मालूम है। बट हार्ट की मसल स्पेशल होती है, बराबर है। हार्ट की मसल्स कैसी होती है? स्पेशल, ठीक है। जब हम पहले पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये बोला था कि देखिए बॉडी में हम मसल्स को 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक रहेगा आपका स्केलेटल, ठीक है। सर ये कौन सी मसल्स है? देखिए ऐसी मसल जो कहीं ना कहीं आपके बोन से रिलेटेड है, ठीक है, जो बॉडी के लोकोमोशन में काम में आती है, मूवमेंट में काम में आती है, ठीक है। वो कौन सी मसल्स? स्केलेटल मसल। क्लियर है मेरी बात? दूसरी जो आपके वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर में है, जैसे इंटेस्टाइन हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, है ना, यूटेरस है, यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर जो मसल्स है वो कौन सी है? स्मूथ मसल्स, ठीक है।
इनको दो और कैटेगरी में बोलते हैं। देखिए स्केलेटल मसल का एक और नाम है, इसको वॉलेंटरी भी बोलते हैं, याद है? ठीक है, क्योंकि ये मसल्स आपके विल के अंदर में, जब चाहो जैसी चाहो उस मसल को आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर सकते हो। ठीक है, बट क्या आपके ब्लड वेसल का साइज कम या ज्यादा करना आपके हाथ में है? इंटेस्टाइन की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करना आपके हाथ में है? नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऐसी मसल्स है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल्स या वॉलेंटरी मसल। ठीक है, सवाल ये है कि सर ये स्मूथ और वॉलेंटरी कोई सेंस तो बनता नहीं है ना। अरे भैया दिखने दिखाने में एक जैसी होती तो कुछ बात समझ में आती। एक का मतलब होता है सॉरी ये इनवॉलेंटरी, एक का मतलब है इनवॉलेंटरी जो विल पावर में नहीं है, और दूसरा मतलब है स्मूथ। तो सर स्मूथ का विल पावर से क्या लेना देना है ना। तो ये जो नाम दिया हुआ है उसको, वो उसके अपीयरेंस की वजह से दिया हुआ है। किसकी वजह से? अपीयरेंस की वजह से, कि जब आपको स्लाइड में वो माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं है ना, तो स्मूथ मसल जो रहती है वो एक सिंगल मोनोटोनस कलर की जैसी दिखती है, जबकि स्केलेटल मसल जो रहती है ना वो डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट ऐसे पैटर्न्स में होती है। इसीलिए स्केलेटल मसल के लिए एक और नाम है, इसको स्ट्रेटेड मसल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेड मसल। और ये जो रहेगा ये आपका स्मूथ मसल्स। ठीक है, बट वापस कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, मेरा बोलना ये था कि मसल्स तीन टाइप की है, एक स्केलेटल, एक स्मूथ, और एक स्पेशल कैटेगरी बना के रखी है हमने कार्डियक मसल की। किसकी? कार्डियक मसल की। कार्डियक मसल की एक स्पेशल टाइप बना के रखी है। और ये कार्डियक मसल क्यों बोला? मतलब ये कौन सी मसल्स है? हार्ट की मसल्स है। हार्ट के लिए जो दूसरा वर्ड है वो यूज करते हैं कार्डियो, है ना। और इसीलिए आपको बोला था कि हार्ट स्पेशलिस्ट को कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट सर्जन को कार्डियक सर्जन ये बोलते हैं। ठीक है, तो हार्ट की मसल जो है वो स्पेशलाइज्ड है। सर स्पेशलाइज्ड क्यों है? ठीक, तो आपको बोला था कि देखिए कोई भी मसल हो, चाहे स्केलेटल हो, चाहे स्मूथ हो, इवन चाहे कार्डियक मसल हो, जब तक इंपल्स नहीं आएगा, क्या? इंपल्स। इंपल्स क्या है? मैसेज। मैसेज क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ करंट है। क्या है? एक फॉर्म ऑफ करंट, जो आप आगे पढ़ोगे उसके लिए एक और वर्ड यूज किया था हमने, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल को इंपल्स भेजता है कौन? आपका ब्रेन। ठीक है, जब तक ब्रेन से इंपल्स नहीं आएगा मसल कॉन्ट्रैक्ट होती नहीं, और जब इंपल्स आना बंद हो जाए मसल ऑटोमेटिकली क्या होती है? रिलैक्स होती है। तो यहाँ पर भी एक बात बहुत समझने वाली है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इंपल्स चाहिए, मसल रिलैक्स करने के लिए इंपल्स नहीं चाहिए। ठीक है, अब आपके पास में रबर है मान लीजिए, है ना, तो रबर आप खींचेंगे तो फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स आपने हटा दिया वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अपना शेप रीगेन कर लेगा, वो वापस से वो रिलैक्स हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है ना। इसी तरह मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इंपल्स की जरूरत है, बट जैसे ही इंपल्स आना बंद हो गया मसल अपने आप क्या होगी? रिलैक्स। याद आ रहा? मैंने आपको बोला था कि मेरे हाथ पे यहाँ दो मसल्स है, ये बाइसेप्स और ये ट्राइसेप्स। ठीक है, अगर मुझे अपना हाथ फोल्ड करना है तो बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होती है, ट्राइसेप। और ये कब होगा? जब ब्रेन से बाइसेप्स को क्या आएगा? इंपल्स आएगा, तब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो जब बाइसेप पे इंपल्स आ रहा है यानी ट्राइसेप्स पे इंपल्स आना, तो ये क्या हो गई और ये क्या हो गई? अब मुझे हाथ सीधा करना है ना, तो ट्राइसेप्स क्या होगी? इसका मतलब अब की बार ब्रेन से इंपल्स कहाँ जाएगा और कहाँ बंद हो जाएगा? तो मेरा हाथ क्या होगा? समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको चाहिए इंपल्स, चाहे वॉलंटरी हो चाहे इनवॉलंटरी हो। ठीक है, इंपल्स कौन भेजता है? आपका ब्रेन। ठीक है, बस एक मसल ऐसी है आपके हार्ट की, है ना, जो अपना इंपल्स खुद जनरेट भी कर सकती है और उसको कंडक्ट भी कर सकती है। उसके लिए कोई अलग से न्यूरॉन्स की जरूरत नहीं है ना। अदरवाइज आपका पूरा सिस्टम इंपल्स के लिए डिपेंडेंट है, किस पे? ब्रेन पे। और वो इंपल्स जिस केबल से जाती है उसको हम बोलते हैं नर्व। समझ रहे हो मेरी बात? तो हार्ट की मसल्स इसलिए स्पेशल है क्योंकि वो अपनी इंपल्स खुद जनरेट भी कर सकती है और कंडक्ट भी कर सकती है। इसीलिए उसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है कि वो क्या होता है? मायोजेनिक होता है। हार्ट क्या होता है? मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का मतलब ये है कि इट कैन इनिशिएट and it can conduct its own nerve impulse। अब यहाँ nerve impulse नहीं बोलते, उसको हम electrical impulse बोल लेंगे। nerve क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसमें न्यूरॉन्स इन्वॉल्व नहीं है, उसमें डायरेक्टली ब्रेन इन्वॉल्व
नहीं है। और इसीलिए मैंने आपको ये बात भी पहले बताई है कि देखिए हमारा ब्रेन जो है वो हमारे हार्ट को, हमारी हार्ट बीट को स्टार्ट या स्टॉप नहीं कर सकता, हार्ट बीट को स्टार्ट या स्टॉप नहीं कर सकता। हाँ, कम या ज्यादा जरूर कर सकता है। आपने कई बार सुना होगा टेंशन लेने से अंकल की, है ना, बहुत ज्यादा टेंशन ले लिया था, हार्ट अटैक आ गया और अंकल निकल गए, है ना, अरे हाँ या ना, ठीक है। इसका मतलब वो आपके ब्रेन का, आपके टेंशन का कुछ तो भी हार्ट से लेना देना है, ठीक है। बट ये बात याद रखिए कि आपका ब्रेन आपके हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, स्टार्ट या स्टॉप नहीं करता, ठीक है। क्यों? ठीक है। और यही रीजन है कि अगर आपका हार्ट बीट करना बंद कर दे तो थोड़ी देर बाद ब्रेन भी काम करना बंद कर देगा, समझ रहे हो, ठीक है। अदरवाइज हार्ट अटैक से डेथ क्यों होती? ब्रेन तो काम कर रहा है ना, और ब्रेन के काम करते हुए हार्ट ने काम करना क्यों बंद कर दिया, समझ रहे हो। इसका मतलब यह है कि हार्ट मसल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए ब्रेन पे डिपेंडेंट नहीं है, ब्रेन उसको रेगुलेट कर सकता है, ये बात याद रखिए, मैं आपको आगे समझाऊंगा, है ना। ब्रेन आपके हार्ट रेट को कम या ज्यादा कर सकता है, स्टार्ट या स्टॉप नहीं करता। क्लियर है मेरी बात, हाँ या ना? यहां तक के क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने वो लोकेशन की बात की थी, हमने बोला था कि कहां पर होता है, थोरैसिक कैविटी में, चेस्ट में होता है। हम लंग्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो थोरैसिक कैविटी में हार्ट होता है, दो लंग्स के बीच का एक स्पेस होता है, बताइए वो स्पेस को क्या बोलते हैं? मीडियास्टिनम बोलते हैं। द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू लंग्स इज कॉल्ड एज मीडियास्टिनम। इसी मीडियास्टिनम में हमारा हार्ट क्या होता है? फिक्स्ड होता है, ठीक। हार्ट से रिलेटेड आपको और एक दो बातें मैंने बताई थी। एक तो सबसे पहले वो जो मिथ था, जो अभी तक आप पढ़ते आए थे, वो हमने क्लियर किया था, है ना। हमने एक बड़ी बेसिक बात पढ़ी थी कि हमारा हार्ट ऐसा नहीं होता, याद है। और उसके अंदर में वो तीर तो बिल्कुल भी नहीं होता, ये भी आपको याद होगा, है ना। तो सर हार्ट होता कैसा है? तो हमने आपको बताया था कि कोनिकल शेप का होता है ना, रफली कोनिकल शेप का, कुछ इस तरह से उसका शेप होता है हार्ट का। क्लियर है बात? कहां पर है? थोरैसिक कैविटी में, दो लंग्स के बीच में। वो दो लंग्स के बीच की स्पेस को क्या बोलते हैं? मीडियास्टिनम। मैंने बोला हार्ट कैसा है? कोनिकल है। सर कोनिकल है तो कुछ पार्ट उसका थोड़ा चौड़ा होगा, ब्रॉड होगा, ब्रॉड पार्ट को बोलते हैं बेस। तो कुछ पार्ट नैरो होगा, नैरो पार्ट को बोलते हैं क्या? अपेक्स। क्लियर है बात? ठीक है। कुछ और बात उसके डायमेंशन से रिलेटेड, तो अराउंड 12 सेंटीमीटर के आसपास में उसकी लेंथ होती है, 9 सेंटीमीटर की उसकी विड्थ होती है, और 6 सेंटीमीटर का उसका थिकनेस रहता है। याद रहे तो ठीक है, नहीं रहता है तो कोई भेड़िया उससे फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। एक रफ ये बोला जाता है कि आपका जो साइज ऑफ फिस्ट रहेगा, ठीक है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ योर हार्ट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वेट जो रहता है वो 300 ग्राम्स के आसपास में होता है मेल्स में, और करीब 250 ग्राम्स के आसपास में होता है फीमेल्स के अंदर में। ये एक एवरेज वैल्यूज जो है ये आपके सामने रखी हुई है, ठीक। रेडिश ब्राउन जो रहता है उसका कलर रहता है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। ये जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ ये एक्सटर्नल फीचर्स है हार्ट के, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, है ना। हमने बोला था ना, हम बायो को 3 लेवल पे पढ़ते हैं, मॉर्फो, एना और एक और आता है हिस्टोलॉजी, ठीक है। मॉर्फो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल अपीयरेंस, है ना। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट इज एनाटॉमी, है ना। स्टडी ऑफ एन ऑर्गन एट टिश्यूज और सेल्यूलर लेवल इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी, और जब आप उसके फंक्शन की बात करते हैं तो फिर वो है फिजियोलॉजी। क्लियर है बात? ठीक है। तो अभी आपने वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे, ये मैंने जैसा आपको बताया कि वो मीडियास्टिनम के अंदर में होता है, ठीक है। दूसरा, वो जब हम लंग्स पढ़ रहे थे तो आपको याद है कि हमने बोला था कि लेफ्ट वाला जो लंग होता है उसमें हल्का सा एक सॉकेट बना होता है, खांचा बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक नॉच। तो कार्डियक नॉच जो रहेगा वो कहाँ पे रहेगा? लेफ्ट वाले लंग के अंदर में रहेगा, ठीक है ना। कौन से वाले? लेफ्ट वाले लंग के अंदर में रहेगा। बट एक कंडीशन उस दिन भी आपको बताया, वो हिंदी पिक्चरों में होता है ना, हीरो को गोली लग जाती है पर फिर भी वो बच जाता है। क्यों? तो वो बाद में डॉक्टर बताता है कि इसका हार्ट राइट साइड में, बराबर है। उस केस में क्या रहेगा? अपेक्स जो रहता है वो यूजुअली राइट, लेफ्ट की जगह राइट साइड में रहेगा, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट, है ना, डेक्स्ट्रोकार्डिया, ठीक है। इसको हम डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं। क्लियर है बात?
ठीक है। मोस्टली हार्ट का अपेक्स जो रहता है वो सेंटर में रहता है, ये आपकी चेस्ट बोन जिसको स्टर्नम बोलते हैं उसके पीछे बेस वाला जो पार्ट है। अपेक्स वाला पार्ट जो है वो कौन सी साइड में आता है? स्लाइटली लेफ्ट साइड में आता है। समझ में आ रही बात? तो हार्ट इज स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ठीक है। नीचे का जो पार्ट रहता है वो डायफ्राम के ऊपर में रेस्ट करता है, ठीक, और वो अपेक्स जो रहता है वो कार्डियक नॉच के अंदर में फंसा हुआ रहता है। इवन जब आपका डायफ्राम नीचे ऊपर होता है तो हार्ट भी थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होता है। ये बातें क्लियर है? चलिए ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। हार्ट की कवरिंग से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। हार्ट की लेयर्स जो हमने कल पढ़ी थी, ठीक है, उस पे एक और बात थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, हार्ट के ऊपर में लेयर्स होती है, कवरिंग्स होती है। हम हार्ट में दो चीजें पढ़ेंगे, मैंने बोला एक कवरिंग होगी और एक हार्ट की लेयर्स होगी। हार्ट की कवरिंग्स और हार्ट की लेयर्स। लेयर्स के लिए एक और वर्ड हमने यूज किया था, क्या? वॉल्स ऑफ हार्ट, बराबर है। तो एक होगा कवरिंग ऑफ हार्ट और एक होगा वॉल्स ऑफ हार्ट। कवरिंग ऑब्वियसली वॉल के बाहर रहेगा, ऊपर रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल जिस पैटर्न में लंग्स पड़ा था उसी पैटर्न में आपका हार्ट भी है। लंग्स की भी कवरिंग थी, है ना। लंग्स की कवरिंग को क्या बोला था? प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोला था? प्लूरल मेम्ब्रेन। उसके भी दो पार्ट थे, ऊपर का, बाहर का, पैराइटल आउटर वाला, पैराइटल अंदर वाला, विसरल दोनों के बीच के स्पेस, स्पेस का नाम प्लूरल स्पेस, उसमें फ्लूइड, फ्लूइड का नाम प्लूरल फ्लूइड। काम फ्रिक्शनलेस मूवमेंट। क्लियर है? सेम पैटर्न कहां पर है? आपके हार्ट के ऊपर में भी रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इतने पार्ट को थोड़ा सा जूम करके देखा तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। उसने जूम किया, हम भी कर लेते हैं, ठीक है। दिख रहा है? है ना? चलिए ठीक है। तो ये जो सबसे बाहर की लेयर है, ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ कि जो जो कवरिंग है हार्ट की, है ना, इसको बोलते हैं क्या? पेरिकार्डियल, ठीक है। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन या पेरिकार्डियल लेयर आप उसको बोल दीजिए, ठीक है। आम भाषा में पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, या मेम्ब्रेन नहीं लिखना है तो पेरिकार्डियम। क्लियर है बात? ठीक है। पेरिकार्डियम की कितनी लेयर्स? दो, ठीक है। जो बाहर रहेगी, सबसे बाहर की लेयर वो कौन सी? फाइब्रस। सबसे बाहर की लेयर कौन सी? फाइब्रस। और जो उसके अंदर आएगी वो रहेगी क्या? सेरस, ठीक है। फाइब्रस और सेरस। फाइब्रस हमने बोला था कि थोड़ा सा टफ कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है ना, नॉन इलास्टिक होती है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर में नहीं होती, ठीक। और काम क्या है? तो इसका काम होता है हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का। क्लियर है बात? ठीक है। फिर अंदर आते हैं सेरस। सेरस में दो लेयर हमने पढ़ी थी। सेरस में दो लेयर। सेरस में जो बाहर की थी वो कौन सी थी? पैराइटल, है ना, पैराइटल पेरिकार्डियम। और फिर अंदर जो थी वो थी क्या? विसरल, VISCERAL, विसरल पेरिकार्डियम, बराबर है। तो पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम दोनों किसका पार्ट है? सेरस का। क्लियर है बात? अब ये दोनों के बीच में आता है स्पेस। ये दोनों के बीच में क्या है? स्पेस। स्पेस का नाम पेरिकार्डियल स्पेस। उसमें फ्लूइड, फ्लूइड का नाम पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। काम फ्रिक्शनलेस मूवमेंट, क्योंकि हार्ट को तो लाइफ टाइम बीट करना है। इवन मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि वो बर्थ के पहले से ऑलमोस्ट 8th वीक जब रहेगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, तब से वो बीट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो तब से लेके लाइफ टाइम बीट करता रहता है, ठीक। और वो बीट से एक और बात याद आई, आपने वो कार्डियक मसल्स को स्पेशल बोला, ठीक है। स्पेशल दो रीजन से बोलते हैं, जिसमें का एक रीजन अभी आपको बताया, क्या? कि वो अपनी इंपल्स खुद जनरेट करता है। दूसरा, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ मसल, है ना, हार्ट कभी थकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन नहीं होता है, याद है? ठीक है। उस दिन एक एग्जांपल लिया था हमने, ठीक। कोई तो भी बंदा था हमारा, प्रज्वल ही था ना, नीचे से ऊपर चक्कर मार रहा था, ठीक है। और चौथा पांचवा चक्कर मारने के बाद में प्रज्वल बोला कि बस अब सर होता नहीं। क्यों? तो बोले कि मेरी मसल्स अकड़ गई है ना, और अब पेन हो रहा है। इधर नहीं, सॉरी इधर, है ना, सीढ़ियां चढ़ रहा था ना वो, तो ठीक है, हाथ से नहीं, सॉरी सॉरी प्रज्वल, पैर, ठीक है। तो पैर की जो मसल्स थी उसकी वो क्या होगी? अकड़ गई। क्यों? क्योंकि जब मसल काम कर रही थी तो आपने बोला कि एरोबिक के साथ साथ अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी होगा, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के चक्कर में लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड डिपोजिशन होगा तो मसल टायर्ड हो जाएगी। वैसा समझ नहीं के बाद? क्लियर है यहाँ तक के?
है ना। बट हार्ट थ्रू आउट योर लाइफ बीट करता है, बट फिर भी थकता नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि उसमें लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन नहीं होता। ये दूसरा रीजन था उसके स्पेशल होने का। क्लियर है? पहला रीजन क्या था? इंपल्स जनरेट कर सकता है, कंडक्ट भी कर सकता है, और दूसरा रीजन क्या था? डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्या? ठीक है, फिर वापस आते कवरिंग के ऊपर। कवरिंग में बोला 2 लेयर्स, बाहर की फाइब्रस, अंदर की सेरस। ठीक है, सेरस के फिर 2 लेयर, बाहर की पैराइटल, अंदर की विसरल। पैराइटल विसरल के बीच में स्पेस, स्पेस का नाम, और उसके अंदर में फ्लूइड का नाम। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, ये यहाँ पे आई है लेयर, ये जो सबसे बाहर है ये है कौन सी? फाइब्रस। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा ढंग से लिखने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? फाइब्रस। ठीक है, उसके बाद में ये देख रहे हो आप, ये सेरस है, और सेरस की कौन सी लेयर? पैराइटल। और ये क्या है? विसरल। पैराइटल और विसरल के बीच में स्पेस, याद आ रहा? पेरिकार्डियल स्पेस। इसमें भरा है फ्लूइड, फ्लूइड का नाम पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्लियर? अब एक बात ये थी कि बेटा ये जो विसरल पेरिकार्डियम है ना, विसरल पेरिकार्डियम को ही एक और नाम से जाना जाता है, इसका नाम है एपिकार्डियम। क्या है? एपिकार्डियम। और एपिकार्डियम जो है ये वॉल्स ऑफ हार्ट में आ जाता है। किस में आ जाता है? वॉल्स ऑफ हार्ट के अंदर में आ जाता है। क्लियर है या ना? इसका मतलब जो सबसे अंदर की कवरिंग है वही सबसे बाहर की वॉल है या लेयर है। समझ में आ रही बात? है या ना? ठीक है, तो इतना था रिलेटेड टू कवरिंग। ठीक है, कवरिंग का काम क्या रहेगा? 2-3 काम है उसके। एक काम तो ये है कि सब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, दूसरा इट प्रिवेंट्स डेसिकेशन। डेसिकेशन, डेसिकेशन मतलब ड्राई नहीं होने देती, फ्लूइड है ना। ठीक है, और तीसरा वो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट। ठीक, तो ये 3-4 काम होते हैं किसके? कवरिंग ऑफ हार्ट के। क्लियर है यहाँ तक बात? इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये पूरा सिस्टम आपको बताया था उस दिन, है ना। ये फाइब्रस, सेरस, सेरस में पैराइटल, विसरल। ठीक है, और जो विसरल रहेगा उसी का नाम क्या रहेगा? जो विसरल वाली लेयर है उसी का नाम रहेगा क्या? एपिकार्डियम। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे लेयर ऑफ हार्ट के बारे में। किसके बारे में? लेयर ऑफ हार्ट के बारे में। ठीक है, चलिए लेयर ऑफ हार्ट के बारे में जब बात करते हैं तो बोला कि 3 लेयर रहेगी। सबसे बाहर की लेयर कौन सी रहेगी? एपिकार्डियम रहेगी। कौन सी रहेगी? एपिकार्डियम रहेगी। बराबर है, 3 वॉल्स है, सबसे बाहर वाली कौन सी है? एपिकार्डियम। और अभी आपने पढ़ा कि एपिकार्डियम कुछ और नहीं है बल्कि वो विसरल लेयर जो है वही है। ठीक है, सेल्स पे बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, वो फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है। उसका एक दूसरा नाम है मीजोथेलियम। क्या नाम है? मीजोथेलियम। एपिकार्डियम का ही दूसरा नाम क्या है? मीजोथेलियम। ये है भाई साहब सेकंड लेयर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। मैंने आपको इससे पहले भी बोला है, जहां पर भी मायो आ जाए, है ना, जहां पर भी MYO मायो आ जाए, इसका मतलब इट इज समथिंग रिलेटेड विद मसल्स। ठीक है, तो मायोकार्डियम में मतलब इट इज मेड अप ऑफ मसल। कौन से? कार्डियक मसल। और अभी हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। क्लियर है यहाँ तक बात? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? पक्का? ठीक है, 2 बातें बताया कि एक तो अपना खुद का नर्व इंपल्स एक्शन पोटेंशियल, इंपल्स जनरेट करने का, और दूसरा लैक्टिक एसिड डिपोजिशन नहीं होता। ठीक है, फिर जब आगे बढ़ेंगे आप तो आप थर्ड लेयर के अंदर में जाएंगे, और जो थर्ड लेयर रहेगी भाई साहब उसका नाम रहेगा क्या? एंडोकार्डियम। ठीक है, एंडोकार्डियम सिंगल सेल से बनी हुई एक लेयर होती है। फ्लैट एपिथेलियम होता है उसके अंदर में, स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, और इसी का दूसरा नाम क्या है? एंडोथेलियम है। ठीक है, और मैं बोला कि ये आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगी। ये आपके हार्ट में भी रहेगी, ठीक है, यही आपके आर्टरीज में भी रहेगी, यही आपके वेन्स में भी रहेगी। तो ये वो लेयर है जो एक्चुअल में आपके ब्लड के कांटेक्ट में आएगी। कौन सी? एंडोथेलियम। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में हम कल पढ़ चुके थे, एक बार शॉर्ट में रिवीजन देख लेंगे उसका। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमने ये बोला था कि देखिए हार्ट के 4 चेंबर होते हैं। ठीक है, ऊपर के 2 एट्रिया, नीचे के 2 वेंट्रिकल। क्लियर है बात? ठीक है, मैं बोला अगर आपको ऐसा हार्ट लाके दे दिया, होता नहीं ऐसा, समझो, ठीक है ना, ऐसा हार्ट लाके दे दिया और बोला कि बता इसमें से एट्रिया किधर है और वेंट्रिकल किधर है,
है ना। तो एक्सटर्नली अगर हार्ट को देखेंगे तो एट्रिया और वेंट्रिकल को क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो एक्सटर्नली एट्रिया एंड वेंट्रिकल कैन बी सेपरेटेड बाय इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस। क्या चीज? इंटर मतलब बीच में, किसके? एट्रिया और वेंट्रिकल के, ठीक है। तो मैंने बोला कि इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस। अब ये हार्ट है, ठीक है। मैं बोला देखो ये जो पार्ट दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये ऐसा फैट का लेयर, ये वाला, ठीक है। हाँ, ये जो लेयर आपको दिख रहा है, ये फैट का लेयर, ठीक। मैं बोला सर ये फैट के ऊपर जाओ तो एट्रिया और उसके नीचे आओ तो वेंट्रिकल, ठीक है। एक और चीज हमने पढ़ा था कि एट्रिया का दूसरा नाम क्या होता है? ऑरिकल होता है ना, ऑरिकल। तो सर इसके ऊपर जाइए तो एट्रिया और उसके नीचे जाइए तो वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये जो लेयर ऑफ फैट है, लेयर ऑफ फैट, उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, क्या? सल्कस ना, क्या? सल्कस। लेयर ऑफ फैट के लिए क्या वर्ड यूज होता है? सल्कस, ठीक है। किसके बीच में है? एट्रिया और वेंट्रिकल, इसीलिए इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सर्कस नहीं, है सल्कस। क्लियर है बात? इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस। क्लियर है यहाँ तक के? इसी का दूसरा नाम क्या रहेगा? कोरोनरी सल्कस। क्लियर है? सल्कस क्या होता है ये आपको कल भी बताया था, डीप लेयर ऑफ फैट, ठीक है। तो एक्सटर्नली ऊपर से देखने पे आप एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट कर सकते हैं, किसके थ्रू? इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस। इसी का दूसरा नाम क्या है? कोरोनरी सल्कस, ठीक है। तो क्या सर दो वेंट्रिकल सेपरेट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, इसके बीच में, है ना। इस वाले के इधर रहा तो राइट एट्रिया और इधर रहा तो इधर रहा तो राइट वेंट्रिकल और इधर रहा तो लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसको क्या नाम देंगे? इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस बोलेंगे, है ना। अब यहाँ एट्रिया की बात हो रही, क्या एट्रिया रहेगा तो एट्रियो वेंट्रिकुलर बोलेंगे, यहाँ तो सिर्फ वेंट्रिकल है, इसीलिए इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस। क्लियर? कुछ नहीं कंफ्यूजन? ठीक है। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपको ये बोला था कि हार्ट भले ही पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, बट क्योंकि हार्ट मसल से बना है तो खुद हार्ट को भी क्या लगता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लगता है ना। तो हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने वाली क्या होती है? आर्टरीज होती है। ये आप देख रहे हो, ये ब्रांचेस, ये वाली, ठीक है। हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली क्या होती है? आर्टरीज होती है। उन आर्टरीज को क्या नाम देते हैं? हाँ जी, कोरोनरी आर्टरीज। हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज, ये अगर आप देख रहे हैं तो ये, ठीक है, ये रेड वाला, ठीक है। हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज क्या बोलते हैं? उसको कोरोनरी आर्टरीज। क्लियर है यहाँ तक के? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? याद रखिए, हार्ट को खुद को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लगता है, तो खुद हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज क्या होती है? कोरोनरी आर्टरी। और इसका नाम हमेशा याद रखना है ना, क्योंकि आगे चल के जब आप डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, मैंने आपको कल भी हिंट दिया था, है? हार्ट अटैक हमने पढ़ा था, ठीक, और वो चेस्ट पेन जिसको बोलते हैं, ठीक, कार्डियक अरेस्ट बोले तो हार्ट अटैक हो गया आपका, मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं उसको। उसके अलावा अंजाइना पेक्टोरिस करके एक होता है, सीवियर चेस्ट पेन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। हार्ट अटैक से पहले की निशानी समझ लीजिए आप उसको। मोस्ट ऑफ द केसेस में हार्ट अटैक एक्चुअली एकदम से डायरेक्ट नहीं आ जाता, बहुत सारे सिग्नल्स हमारी बॉडी हमको देती है, बट ये है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं ना, अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। वो क्या रहते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे, बट दोस थिंग्स आर मोस्टली रिलेटेड टू योर कोरोनरी आर्टरीज। ये बात क्लियर है? हम उसको आगे और डिटेल में देखेंगे। तो कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, आपको वो समझ में आ गया। तो सर अगर हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो हार्ट उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेता होगा, है ना, और फिर वो बचा हुआ ब्लड क्या रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हार्ट से निकलता होगा, ठीक है। तो फिर हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन जमा करता है? ये ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ये है ना। तो ये सारी ब्लू कलर की वेन्स जमा होती है एक जगह पे, ठीक है, और उसको बोलेंगे कोरोनरी साइनस। क्या बोलेंगे? साइनस। कलेक्शन ऑफ ऑल द कोरोनरी वेन्स, उसको क्या बोलेंगे? कोरोनरी साइनस, ठीक है। मैंने फिर वो दो के बीच का कंफ्यूजन, कोरोनरी सल्कस और कोरोनरी साइनस। सल्कस मतलब लेयर ऑफ फैट और साइनस क्या है? वेन्स का कलेक्शन, हार्ट की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली वेन्स का कनेक्शन। क्लियर है बात? हाँ या ना? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
कोरोनरी साइनस आपको बता दिया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, चलिए यहाँ ये भी हम कल पढ़ चुके थे, एक बार फिर से उसको देख लेते हैं, ठीक। हमने बोला था कि राइट साइड हमने पूरे हार्ट को चेंबर्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऊपर के चेंबर के लिए वर्ड यूज किया क्या, एट्रिया या फिर ऑरिकल, और नीचे वाले के लिए वेंट्रिकल, उसके लिए यूजुअली कोई दूसरा नाम यूज नहीं करते, ठीक है। एट्रिया दो प्रकार के, अब हम उसको डिवाइड कर देते हैं। एक राइट, इस तरह से अगर मैं खड़ा हूं तो जो इधर साइड में है वो राइट एट्रिया, और जो इधर साइड में है वो लेफ्ट एट्रिया, ठीक है। एट्रिया की जो नीचे है वो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो इसमें टेक्निकली मैं हार्ट के दो पार्ट कर सकता हूँ, एक राइट और एक लेफ्ट, ठीक है। राइट साइड अगर आप देखेंगे तो राइट साइड पूरी ब्लूइश है, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि ब्लू कलर से हम यूजुअली डिनोट करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा नहीं है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू होता है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो आपको जो ब्लड डोनेट किया है, कभी डोनेट छोड़ो, सैंपल दिया होगा ना, ब्लड सैंपल, बीमारी में पड़े, है ना, तो जब वो ब्लड निकाल रहे होते तो तुमको ब्लू कलर का ब्लड दिखाई देता, बट वो ऐसा होता नहीं है ना, वो डार्क रेड होता है। समझ में आ रही बात? तो फिर सर उसको ब्लू कलर में क्यों दिखाते हैं? तो मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो हमारी वेन्स होती है, वेन्स है ना, ये आपको हल्की सी ब्लूइश, डार्क ब्लूइश दिखाई देती है, वो उसके सेल्स के कंपोनेंट्स की वजह से, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लूइश होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्राइट रेड होता है। क्लियर है बात? हाँ, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता भी है कलर के अंदर में, ठीक, पर ऐसा इतना भी नहीं रहता कि एक एकदम ब्लू है और एक एकदम रेड है, ठीक है। बट जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ, ये बोला जाए कि सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आसानी से बात समझ में आ जाए, ठीक, इसीलिए हम ये इसको डिनोट करते हैं कि भैया वो जो ब्लू कलर में है वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है। और डीऑक्सीजनेटेड में है मतलब, अभी हमने लफ्ज पढ़ा थोड़े दिन पहले, मतलब ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पढ़ा है अपन ने, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रहेगा 40 mm of Hg और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा 45 mm of Hg, है ना। इसी तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 mm of Hg और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 mm of Hg रहेगा। क्लियर है बात? चलिए वापस आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, राइट साइड का जो एट्रिया रहेगा, इसमें पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होगा। समझ रहे हो मेरी बात? पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके कलेक्ट होगा, कहाँ पे? आपके राइट एट्रिया के अंदर। ध्यान से समझिए मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं? राइट एट्रिया के अंदर में पूरी बॉडी से कौन सा ब्लड लेकर आएंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक के? ठीक है। अब कौन लेकर आएगा? तो आपको दो टाइप की ब्लड वेसल्स याद है, एक आर्टरी और एक जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाए वो आर्टरी, और जो ब्लड को हार्ट तक लेकर आए वो क्या? वेन। ठीक है, डजंट मैटर कि उसमें ब्लड ऑक्सीजनेटेड है या, ये क्लियर है बात मेरी? ठीक है। तो अब अगर हार्ट तक लाया जा रहा है मतलब वो क्या होगा? वेन होगा। ठीक है। अब सुनिए, जो ऊपर की बॉडी रहेगी, है ना, हेड, नेक और अपर आर्म्स, है ना, यहां से अपर आर्म और अपर चेस्ट, ये पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आएगा? सुपेरियर वेना केवा। ठीक है। और वो यहाँ देखिए कि यहाँ आके ओपन हो रहा है, बराबर है? सुपेरियर वेना केवा, कुछ उसको वेना कावा बोलते हैं, आपको जो प्रोनाउंस करना है कर लो, उसको बुरा नहीं करता। ठीक है ना? तो सुपेरियर वेना केवा। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। फिर लोअर बॉडी से, हार्ट के नीचे से जो ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कौन लेके आएगा? इंफीरियर वेना केवा, है ना। अब ये देखिए, ये राइट वेंट्रिकल के पीछे से होते हुए इधर यहाँ अंदर खुल रहा है ना। तो सुपेरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, बॉडी के हार्ट के ऊपर की लेवल से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आया? और हार्ट के नीचे से कौन लेके आया? और खुद हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आया? कोरोनरी साइनस। ठीक है, वो भी यहीं कहीं ओपन होता है। ठीक है ना, वो आपको आगे बताऊंगा। इतना क्लियर है क्या? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है। तो राइट एट्रिया के अंदर जमा हुआ कौन सा ब्लड? कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मीनवाइल जो आपका लेफ्ट एट्रिया था उसमें भी आके जमा हुआ ब्लड। ठीक है, बट कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए कहां गया था?
एल्वियोलाई में गया था, लंग्स में गया था, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ऑक्सीजन ऐड हुआ, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ऑक्सीजन ऐड हुआ, ठीक है, यानी वहां पे वो कन्वर्ट हो गया किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको लेकर आएगा कौन, लेकर आने वाली है तो आर्टरी होगी या वेन होगी, लेकर आने वाली है तो क्या होगी, वेन, ले जाने वाली होती तो आर्टरी, ठीक है, तो जो लेकर आने वाली है वो क्या है, वेन, ठीक है, कहां से आ रही है, लंग्स से, लंग्स के लिए दूसरा नाम पल्मोनरी, तो पूरा नाम क्या हो गया, पल्मोनरी वेन, क्या चीज, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन टोटल कितनी ब्रांचेस होती है उसकी, चार पल्मोनरी वेन जो रहेगी, 2 फ्रॉम द लेफ्ट लुंगी एंड 2 फ्रॉम द राइट लुंगी, ठीक है, ये 4 पल्मोनरी वेन्स आकर एट द एंड कहां पे ओपन हो जाएंगे, आपके लेफ्ट एट्रिया के अंदर, है ना। तो सेम टाइम, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेम टाइम पे जब राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भर रहा था, लेफ्ट एट्रिया में कौन सा ब्लड भरा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बातें क्लियर है, ठीक है। अब एट्रिया से निकल के हम जाएंगे नीचे की तरफ, यानी वेंट्रिकल्स की तरफ, है ना। तो बेटा राइट एट्रिया से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रिया से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में फिर कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से निकलेगा, है ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, राइट वेंट्रिकल से निकलेगा, ठीक है, और निकल के कहां जाएगा ये बताइए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहेगा ये राइट वेंट्रिकल से निकलेगा और कहां जाएगा, एल्वियोलाई में, यानी कि लंग्स में, बराबर है। तो सुनिए, राइट वेंट्रिकल से जो पाइपलाइन निकल रही है, राइट वेंट्रिकल से जो पाइपलाइन निकल रही है, ये कहां जाने वाली है, लंग्स को, ठीक है, और लंग्स को जाने वाली है, इसीलिए मैं वर्ड यूज करता हूं क्या, पल्मोनरी, क्या, पल्मोनरी, समझ रहे हो। राइट वेंट्रिकल से जो मेजर अब इसको आर्टरी बोलेंगे क्या वेन बोलेंगे, आर्टरी, क्यों, क्योंकि ये ब्लड लेकर, इसीलिए ये आर्टरी, ठीक है। और सबसे बड़ी आर्टरीज के लिए मैंने आपको कल बताया था, एक वर्ड यूज करते हैं क्या, एओर्टा। जो लार्जेस्ट आर्टरीज है, जिनका डायमीटर सबसे बड़ा है, वो है एओर्टा, और ऐसे 2 है, ऐसे 2 है, एक जो राइट वेंट्रिकल से निकले और एक जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकले। अब जो राइट वेंट्रिकल से निकल के जा रहा है वो कहां जा रहा, लंग्स में, इसीलिए पूरा नाम क्या रहेगा, पल्मोनरी एओर्टा, क्या रहेगा, पल्मोनरी एओर्टा। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है, पल्मोनरी एओर्टा। इसको कुछ जगह पे पल्मोनरी ट्रंक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पल्मोनरी ट्रंक, क्लियर है, पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक, क्लियर, यहां तक समझे। अब यहां आने के बाद में देखिए उसकी 2 ब्रांचेस निकल रही है, एक जा रहा है लेफ्ट को और एक जा रहा है राइट को, एक टू द लेफ्ट लंग एंड एक टू द राइट लंग। अब वो जो ब्रांचेस निकल गई तो उसको नाम दे देंगे पल्मोनरी आर्टरी। अब वो एओर्टा रहा क्या, अरे भैया ब्रांच निकल गई ना, तो डायमीटर छोटा हो गया, समझे, तो अब उसका नाम क्या हो गया, पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर है मेरी बात, हाँ या ना, ठीक है। कौन सा ब्लड लेकर गई, कौन सा, आर्टरी है, लेकिन ब्लड कौन सा है, तो हमने बोला था कि हमारी बॉडी में की एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, अदरवाइज आर्टरीज दे डू नॉट कैरी, मेजॉरिटी ऑफ द 99% ऑफ द आर्टरी कैरी, समझ में आ रही बात। इसीलिए पहले वो पुराना क्लासिकल डेफिनेशन आर्टरीज का ये था कि द ब्लड वेसल दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कॉल्ड एज आर्टरी एंड द ब्लड वेसल दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कॉल्ड एज वेन, बट ये पुराना है ना। जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है कि ऐसी ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाए, है ना, वो आर्टरी, ठीक है, और जो हार्ट तक लेकर आए वो, फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसमें ब्लड ऑक्सीजनेटेड है या, ये बात क्लियर हो गई। तो देखिए राइट वेंट्रिकल से कौन सा ब्लड निकला बेटा जी, डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड है तो उसमें ऑक्सीजन को ऐड करना है, यानी पहुंचाना है कहां तक, लंग्स तक, कहां तक, लंग्स तक, ठीक है। तो यहां से राइट वेंट्रिकल से जो मेन पाइपलाइन निकलेगी, ठीक है, वो आर्टरी है और उसका नाम क्या है, पल्मोनरी एओर्टा, या फिर मैंने आपको बोला कि उसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी ट्रंक। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको, पक्का, ठीक है। फिर लेफ्ट से जो निकलेगा बेटा, लेफ्ट से, सॉरी, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट,
है ना, ये, और ये पल्मोनरी एओर्टा के देखो पीछे से निकल के आ रहा है यहाँ से, ठीक है ना, ये जो निकल रहा है इसको बोलते हैं क्या, सिस्टेमिक एओर्टा। क्या बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने दो टाइप के सर्कुलेशन पढ़े, पल्मोनरी और सिस्टेमिक, याद आ रहा, ठीक है। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन, अब ये जो यहाँ से जो ब्लड निकला, पहले तो ये बताइए ये ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है, कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो पूरी बॉडी को सप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तो पूरी बॉडी में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हम इस सर्कुलेशन को क्या बोलेंगे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। समझ रहे हो क्या मेरी बात, इसको क्या नाम देते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्लियर है यहाँ तक के, ठीक है। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए जो सबसे मेजर आर्टरी निकली, और आर्टरी के लिए सबसे बड़ी आर्टरी के लिए मैंने बोला क्या वर्ड यूज करेंगे, एओर्टा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिस्टेमिक एओर्टा, ठीक है। और एओर्टा के लिए एक और वर्ड क्या यूज करते हैं, ट्रंक, तो दूसरा नाम सिस्टेमिक। क्लियर है यहाँ तक के, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि राइट वेंट्रिकल से निकले तो पल्मोनरी एओर्टा, और अगर लेफ्ट से निकले तो सिस्टेमिक एओर्टा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्या आपको, पक्का। चलिए कुछ एक चीजें जो आपको यही बता देता हूँ, वैसे आगे के पॉइंट्स में भी आएगी, ठीक। अगर आप थोड़ा सा ढंग से देखो, देखो ये राइट वेंट्रिकल है ना, इसका जो थिकनेस है वो थोड़ा सा कम है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में देखिए जो मसल्स का थिकनेस है वो ज्यादा होगा, है ना। सो द थिकनेस ऑफ मसल्स या वॉल्स लेयर्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोर एज कंपेयर टू द थिकनेस ऑफ राइट वेंट्रिकल। क्यों, ठीक है, सुनिए मेरी बात। राइट वेंट्रिकल को ब्लड कहां तक भेजना है, राइट वेंट्रिकल को ब्लड कहां तक भेजना है, लंग्स तक। ये आपका हार्ट और ये आपके, तो हार्ट और लंग्स में कितना अंतर है, दूरी कितनी है, बहुत ज्यादा है क्या। इसका मतलब राइट वेंट्रिकल को ब्लड पंप करना है पर बहुत दूर नहीं करना है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलेगा वो तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। मतलब ये हाथों में भी, उधर पैरों में भी, इधर ऊपर की तरफ सर में भी, मतलब वहां से निकलने वाला ब्लड जो होगा वो ज्यादा प्रेशर से निकलेगा। आ रही बात समझ में, ज्यादा प्रेशर रहेगा तो वो प्रेशर को झेलने के लिए उसका थिकनेस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ रही बात। सो बिकॉज द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, देयरफॉर द थिकनेस इज मोर, एंड बिकॉज द राइट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड जस्ट टू द लंग्स एंड देयरफॉर द थिकनेस इज कैसा, लेस कंपैरेटिव। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब वो थिकनेस से एक दो बातें और याद आई आपको, वो पोजीशन बता दिया था, ठीक है। पोजीशन में एक और बात बोला था कि आपका हार्ट ऐसे ऑब्लिक होता है ऐसे, और ऑब्लिक होने के साथ साथ जो अपेक्स वाला पार्ट है, नैरो वाला, वो सामने होता है, और बेस जो होता है वो पीछे होता है। इसको हमने स्लैंटिंग पोजीशन बोला था। क्या बोला था, स्लैंटिंग, ऑब्लिक, है ना। इसको क्या बोलते हैं, स्लैंटिंग पोजीशन ऑफ हार्ट। तो बेस वाला पार्ट जो रहेगा वो अंदर पीछे की तरफ रहेगा, ठीक है, और अपेक्स वाला पार्ट जो है वो सामने की तरफ रहेगा। क्लियर है बात। तो यहाँ हाथ लगाने पे वो जो फील होता है ना, वो अपेक्स है आपका। क्लियर है यहाँ तक बात, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या आपको, हाँ या ना। तो आपको ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड वाला वो पार्ट समझ में आ गया कि कौन से पार्ट पे कौन सा ब्लड आ रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ठीक, ध्यान से देखिए। पल्मोनरी आर्टरी समझ गया, पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक, वहां से जो निकला था वो क्या था, सिस्टेमिक एओर्टा या सिस्टेमिक ट्रंक, ठीक। मैंने बोला था बेटा वो जो सिस्टेमिक एओर्टा है अपना, ठीक है, उसके तीन पार्ट रहेंगे। कितने, तीन पार्ट, ठीक है। ये देखिए, ये जो ऊपर की तरफ आ रहा है इसको बोलते हैं असेंडिंग। ये पूरा सिस्टेमिक एओर्टा है, ठीक है, बट ये कौन सा पार्ट है उसका, असेंडिंग पार्ट, ठीक है। ये ऐसा बेंड है, बेंड, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, है ना, आर्क ऑफ एओर्टा। ये असेंडिंग एओर्टा। और अब ये जो पार्ट है ये हार्ट के पीछे से होते हुए नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, डिसेंडिंग एओर्टा। समझ रहे हो, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, पक्का। तो सिस्टेमिक आर्क की आपको ब्रांचेस मालूम पड़ गई, क्या क्या रहेगा, असेंडिंग, आर्क और डिसेंडिंग। क्लियर है, ठीक है। अब यहां से देखिए कुछ काम की चीजें देखिए। सिस्टेमिक ट्रंक के तीन पार्ट आपको बता दिया,
असेंडिंग एओर्टा जो रहेगा, असेंडिंग एओर्टा से क्या क्या निकलेगा? राइट सबक्लेवियन, उसके बाद में राइट कॉमन कैरोटाइड, उसके बाद में राइट एंड लेफ्ट क्या रहेगा? कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी आपको मालूम है कहां जाती है? कहां जाती है? हार्ट को जाती है। अभी तो पढ़ा थोड़ी देर पहले। अरे भैया हार्ट को खुद को भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लगेगा ना, कौन पहुंचाएगा? कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी कहां से निकलेगी? फिर एओर्टा से निकलेगी ना। एओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है ना, तो वहीं के वहीं एओर्टा की एक ब्रांच हार्ट को चलेगी। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से निकला था पूरी बॉडी के लिए, उसमें से एक ब्रांच चलेगी आपके हार्ट पे। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो रहेगी वो निकलेगी कहां से? असेंडिंग से। इसके अलावा ये क्या है? राइट सबक्लेवियन, ये राइट साइड है ना, राइट सबक्लेवियन जाएगा आपके अपर लिम्ब को, राइट अपर लिम्ब को। ठीक है, और कॉमन कैरोटाइड वो यहाँ पे हाथ लगा, उनको फील होता पल्स, है ना? ये है आपकी राइट, इसको बोलते हैं क्या? कॉमन कैरोटिड आर्टरी। एक राइट रहेगी और एक लेफ्ट रहेगी। तो राइट वाली कौन सी? सबक्लेवियन, और राइट वाली कैरोटिड। ये सब कहां से निकल रही है? असेंडिंग वाले पार्ट से। ये देखो ये निकल रहा, ये दो ब्रांचेस, ये सबक्लेवियन हाथ की तरफ जाएगी, और ये कैरोटिड ये ऊपर हेड की तरफ जाएगी, राइट साइड। ठीक है, फिर लेफ्ट साइड को भी तो चाहिए ना, ये हाथ वैसे ही काम कर लेता क्या? इसको भी तो ब्लड चाहिए। ठीक है, इसकी ब्रांचेस निकलेगी देखो आर्क में से, है ना? लेफ्ट सबक्लेवियन और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। ठीक है, और भी बहुत सारी होती है, ब्रैकियोसेफेलिक बोलते हैं। ये जो इसको जो देखते हैं ना, हेलो, वो ब्लड प्रेशर, उसके लिए फुसफुस लगाते हैं, वो यही लगाते हैं। ठीक है, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी बोलते हैं उसको, वो भी पढ़ेंगे अपन आगे। ब्लड प्रेशर है, बड़ी जबरदस्त चीज है ना? हॉस्पिटल जाते तुम तो वो ऐसा मेटल का डब्बा खुलता है, मालूम है? उसमें स्केल रहती है ऐसी, देखा होगा, उसके अंदर में एक चमचमाती हुई चीज होती है ना? मर्क्यूरी होता है वो, मर्क्यूरी। ठीक, फिर वो डॉक्टर आपके हाथ पे कफ लगाता है, फिर ऐसा करता है ना? फिर बढ़िया स्टेथो लगाता है, स्टेथो लगाने के बाद स्टेथो को यहाँ पे हाथ में रखता है और हल्के से वो नाप घुमाता है, आवाज आती है, ये ऐसी आवाज निकाले ना तुमको बहुत ही जोर से आ जाती है। क्लियर है यहाँ तक के? इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो आपको असेंडिंग से क्या क्या निकला वो समझा, आर्क से क्या क्या निकला वो समझा। अब बचा डिसेंडिंग। ठीक है, ये बड़ी काम की चीज है। ठीक, क्योंकि भाई साहब आपके हार्ट के नीचे तो आपके बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है ना? आपकी किडनीज है, आपका लीवर है ना? आपका स्टमक है, ठीक, और पूरी बॉडी है पूरी की पूरी। वहां पर भी तो ब्लड जाता है ना, है ना? तो वहां पर जो ब्लड पहुंचाया जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ये वाला कौन सा? डिसेंडिंग एओर्टा। तो डिसेंडिंग एओर्टा जब नीचे निकलता है बेटा, तो उसको बोलते हैं मीजेंट्रिक आर्टरी। क्या बोलते हैं? मीजेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, और इसी मीजेंट्रिक आर्टरी से अब अलग अलग पार्ट को ब्रांचेस निकलेगी, है ना? अब मीजेंट्रिक आर्टरी ऐसा सेंटर में से चल रही है, इसमें से एक ब्रांच निकलेगी किडनी को, है ना? एक ब्रांच निकलेगी दूसरी किडनी को, एक निकल के जाएगी लीवर पे। समझ में आ रही बात? किडनी के लिए रीनल वर्ड यूज होता है ना, तो फिर मीजेंट्रिक आर्टरी से निकलेगी रीनल आर्टरी, है ना? लीवर के लिए यूज करते हैं हेपाटिक, तो हेपाटिक। ठीक है, और जो भी अलग अलग पार्ट्स रहेंगे फिर उन सब के लिए जो ब्रांचेस निकलेगी वो कहां से निकलेगी? मीजेंट्रिक आर्टरी से निकलेगी। इतना क्लियर है क्या? यहाँ तक कोई कॉन्फ्यूजन है क्या आपको? है क्या? नो कॉन्फ्यूजन एट ऑल? चलो लगाए डेटॉल। हाँ जी, यही वो सारी चीजें जो आपको बता रहा था। ठीक है, ये रहेगी आपकी लेफ्ट वाली कॉमन कैरोटाइड, ये राइट वाली ये सबक्लेवियन रहेगी, है ना? क्लियर है? राइट वाली निकलेगी कहां से? असेंडिंग से। देख रहे हो? लेफ्ट वाली ब्रांचेस कहां से आ रही है? आर्क से। फिर ये नीचे जा रही है मीजेंट्रिक, देख रहे हो? ठीक है, मीजेंट्रिक फिर देखिए अलग अलग जा रही है। ये देखो इसी की कुछ ब्रांच ये जा रही है आपके लीवर को, है ना? ये जा रही है आपके स्टमक को, ये पीछू से झांक के देख रही है आपकी किडनी, देखिए, है ना? फिर ये आपके इंटेस्टाइन, फिर इधर में पैंक्रियास वगैरह वो सब आ जाएगा, है ना? फिर ये जो निकल रही है इसको बोलते हैं फीमोरल,
क्योंकि ये जो बोन है इसको फीमर बोलते हैं, है ना। तो फिर एक जा रही है इधर, एक जा रही है इधर, समझे। ये सारी ब्रांचेस कहाँ से निकली, फिर मीजेंट्रिक आर्टरी से निकली। क्लियर है, यहाँ तक कोई कॉन्फ्यूजन